जय हिंद बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बारे में, और फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि फ्रूट्स के कितने पार्ट्स है, और साथ ही साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनावट के बेसिस पे हम लोगों ने फ्रूट्स के पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें 3 पार्ट्स उसमें फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे और 3 पार्ट हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के पार्ट से एक पार्थेनोकार्पी है, जिसके बारे में हम लोग कुछ और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था, पार्थेनोकार्पी एक केला जैसे पेड़ में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पेड़ झुकी होती है, तो फल जो झुके होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ जैसे हम लोग पॉलिनेशन के समय ही होता है, उसी समय ही पार्थेनोकार्पी में जो है ये फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ऐसे पौधे को फर्टिलाइजेशन बेसिस पर हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कुछ बातें, अहम बातें जो की फीचर्स आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या की फीचर्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग आज कुछ चीजें जानेंगे जो कि एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसके और आगे का है। पार्थेनोकार्पी का हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं। ये सीडलेस प्लांट होता है, क्योंकि ये ओव्यूल के एब्सेंस में, मतलब ओव्यूल उसके साथ जाकर के फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि ओव्यूल नहीं होगा तो जो फल है, जिसको ओवेरी कहते हैं, जो आगे चल करके फल का निर्माण करता है, और फल के अंदर जो पाया जाता है जिसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं, जो आगे चल करके सीड बनता है। तो सर यहाँ पे सीड है ही नहीं, सीडलेस प्लांट है, मतलब कि ओव्यूल का कोई इसमें योगदान नहीं है। दूसरा हमने बताया पॉलिनेशन के समय ही विदाउट पॉलिनेशन का एबिलिटी होता है इसको डेवलप करने का, मतलब इसमें पॉलिनेशन का कोई योगदान नहीं है। साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या है, फर्टिलाइजेशन किस बेसिस पे अब जानेंगे। जैसा कि हमने बताया था फ्लावरिंग प्लांट में कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल है, जिसको हम लोग फीमेल सेक्स सेल्स कहते हैं, और मेल सेक्स सेल जो है कि पॉलन ग्रेन्स, वो वहां जाकर के ओवेरी के अंदर जाता है, तो फर्टिलाइजेशन अकर होता है। जो फर्टिलाइजेशन का साइड पे हमने बताया था कि ओवेरी होता है। तो बच्चे यहाँ पे ओव्यूल का तो कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये सीडलेस है, तो ओव्यूल के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स को है वो नहीं जाता है। तो ये क्या होता है, उल्टा लटका होता है। तो ओवेरी जो इसके टिप में आ जाती है, और डायरेक्टली जो पॉलन ग्रेन्स जो होता है टिप में आ जाने की वजह से, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन दिखती है लेकिन पूर्ण रूप से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि ओव्यूल का एब्सेंस होता है। तो इसलिए विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एबिलिटी होता है डेवलप करने के लिए फ्रूट्स, और साथ ही साथ ये वर्जिन फ्रूट्स होता है। क्यों वर्जिन फ्रूट्स? क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वर्जिन होगा। तो वैसा फ्रूट्स जो वर्जिन फ्रूट्स कहलाता है, तो उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे कि सीडलेस प्लांट से फर्टिलाइजेशन बेसिस पे, फर्टिलाइजेशन में सीडलेस प्लांट कौन सा प्रोसेस है, पार्थेनोकार्पी। जिसमें पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो, वो पार्थेनोकार्पी। और वैसा फ्रूट जिसको वर्जिन फ्रूट कहते हैं, ये भी पार्थेनोकार्पी है। एग्जाम्पल बनाना है, ग्रेप्स है, कीवी, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा, बहुत सारा हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब आते हैं बच्चे सीड्स के ऊपर। सीड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल जो है वो सीड्स में निर्माण होता है, और ओव्यूल पाया कहाँ जाता है, ओवेरी के अंदर पाया जाता है। तो ओवेरी के अंदर पाए जाने वाले को हम लोग ओव्यूल कहते हैं, और वही आगे चल करके जर्मिनेशन में जो कि सीड्स का निर्माण करता है। तो आज हम लोग फिर से आप पॉइंट बता रहे हैं कि की फीचर्स रिगार्डिंग जर्मिनेशन इन फ्लावर्स के जर्मिनेशन के समय जो जो मुख्य बातें हैं, की फीचर्स है, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सीड्स हम लोग जानते हैं बच्चे कि सीड्स जो होते हैं दो फॉर्म में होता है। एक सीड्स जो होता है अंदर जाकर के टूटने के बाद जो होता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने लिखा है कि कॉटिलेडन्स के बेसिस पे सीड्स को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोट, डाइकोट। मतलब जो सिंगल जिसमें कॉटिलेडन्स है उसको मोनोकोट कहते हैं, और जिसमें दो कॉटिलेडन्स है, जैसे चना को अगर हम तोड़ेंगे तो दो अलग अलग भागों में टूट जाएगा, तो वो डाइकोटिलेडन्स होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डाइकोट कहते हैं। ठीक है, कॉटिलेडन्स के ऊपरी भाग को हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराने का काम करता है, मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराने का काम करता है। और ये किसका यूज करके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल पाया कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस कराने का काम प्लूम्यूल करता है, जो कि कॉटिलेडन्स के अपर पार्ट को कहते हैं, और छोटा जो नीचे पार्ट वाला है इसका नाम है रेडिकल का काम है बच्चे वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है सॉइल से। तो ये सीड्स के पार्ट्स के अंदर के पार्ट्स को हम लोग देखे। अब हम लोग कुछ और पार्ट्स को देखते हैं। जैसे अगर एक चना ले लेते हैं हम लोग, चना को हम लोग देखते हैं, तो चना में जो छेद होता है ऊपर में, वो चना का छेद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ध्यान रहे कि अगर हम चना लिए हैं, अगर हम मटर ले लेते हैं, तो मटर में ये जो माइक्रोपाइल है बहुत छोटा पाया जाता है, इसलिए मटर की अपेक्षा चना जो है वो जल्दी फूलता है, और मटर फूलने में समय लगता है। तो ये जो जितना, क्योंकि इसमें माइक्रोपाइल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और मटर में जो माइक्रोपाइल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसका काम है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फूलने में मदद करता है, माइक्रोपाइल है।
साथ ही साथ हम लोग जो ऊपर का कवरिंग पार्ट है उसको हम लोग टिस्टा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? टिस्टा के नाम से जानते हैं। तो ऊपर के कवरिंग पार्ट को एक और नाम है सीड कोट या टिस्टा। तो जो बाहर का कवर पार्ट होता है उसको हम लोग सीड कोट या टिस्टा कहते हैं। मटर हम लोग ले लेते हैं, तो मटर का जो ऊपर में अगर चाट वगैरह बनाते हैं या फिर मटर की सब्जी बनाते हैं तो ऊपर का जो छिलका होता है वही सीड कोट होता है। या चना ले लेते हैं, चना के ऊपर का छिलका जो होता है वही सीड कोट या उसके नाम एक और नाम है टिस्टा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? टिग्मा। इंटरनल पार्ट जो होते हैं ना उसको हम लोग टिग्मा कहते हैं। जैसे मटर जो मेन मटर जो है ऊपर का कवर हटा देने के बाद दो अलग अलग कॉटिलेडन्स में टूट जाता है, तो अंदर का जो ग्रीन पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं टिग्मा, इंटरनल पार्ट। चलिए, ये टिग्मा हो गया, टिस्टा हो गया और माइक्रोपाइल हो गया। चलिए बच्चे, अब यहाँ पे तो हम लोग सीड्स की कुछ बातें जान लिए। अब हम लोग आते हैं कुछ और की फीचर्स में, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिसके बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि गामा रेस, सबसे पहले हमने लिखा गामा रेस, अल्फा बीटा और गामा रेस, तो ये गामा रेस है। ठीक है, तो गामा रेस का कहाँ इस्तेमाल होता है? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स इन गोडाउन। गोडाउन में अगर हम लोग किसी भी अनाज को रखा, किसी भी सीड्स को रखे, तो गोडाउन में प्रोटेक्शन के लिए जो है गामा रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गामा रेस महत्वपूर्ण बातें हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन से रेस का इस्तेमाल होता है प्रोटेक्शन, किससे? सीड से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े, कीटनाशक, जितने भी चीजें छोटे छोटे कीट वगैरह, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग गामा रेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है? प्लांटिंग सीड्स। अब सीड्स को प्लांट करने के लिए, जैसे सीड्स को हम लोग जमीन में बोते हैं तो उस समय हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि उसी फास्फोरस की मदद से जो है उस प्लांट सीड्स जो है वो ग्रोथ होते हैं अच्छे से। अब नाइट्रोजन जो हमने बताया, ग्रेन, जब फील्ड में ग्रेन होता है तो क्रॉप या ग्रेन, उसको ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो फास्फोरस का इस्तेमाल सीड के ग्रोथ के लिए और ग्रेन्स या क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन। मतलब जब बीज है तो बीज के ग्रोथ के लिए हमें फास्फोरस चाहिए लिमिटेड मात्रा में, और जब बीज बड़ा होकर के ग्रेन्स का रूप लिया या फिर फसल क्रॉप का रूप लिया तब हमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए, तो ये दोनों आप सॉइल में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों सॉइल में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉइल हम लोग सीड्स को कहाँ बोते हैं? सॉइल में बोते हैं। तो वहां फास्फोरस का मात्रा, उस समय फास्फोरस की ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए ताकि सीड्स जो अच्छे से ग्रोथ हो सके। और जब सीड ग्रोथ हो जाएगा तो क्रॉप जब या ग्रेन्स बनने लगेगा तब हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्लांट्स को, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। फ्लोरिजेन हमने बताया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स के ब्लूमिंग, खिलने के लिए, मतलब किसी भी फूल के खिलने के लिए जो केमिकल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फ्लोरिजेन है। तो फ्लोरिजेन जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फूल खिलेगा। जैसा हम लोग कहते हैं कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे फूल खिले हैं, या हमारे पेड़ में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, दूसरे वाले के पेड़ में फूल नहीं खिले हैं, मतलब कि आपके फ्लावर को ब्लूम करने के लिए फ्लोरिजेन का ही ज्यादा योगदान होता है। जिसमें ज्यादा फ्लोरिजेन होगा उसमें फूल ज्यादा खिलने को देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग गजरा वगैरह बाल में वगैरह लगाते हैं, लेडीज लोग, महिला लोग जो बाल में गजरा लगाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी फ्लावर्स होती है, गुच्छे गुच्छे फ्लावर होती है, मतलब कि उसमें फ्लोरिजेन का मात्रा जो है वो ज्यादा है। और दूसरे तरफ अगर हम देखा जाए कि दूसरे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फूल की संख्या बहुत कम होती है, तो उसमें फ्लोरिजेन का मात्रा जो होता है वो कम होता है। फिर हम लोग आते हैं ट्रोमेटिन के बारे में। ट्रोमेटिन क्या है? ये ट्रीटमेंट ऑफ डैमेज सेल्स, किसका? फ्लावर के या किसी भी पेड़ के कटे हुए भाग को, डैमेज सेल्स को ट्रीटमेंट करने का जो केमिकल होता है उसको हम लोग ट्रोमेटिन कहते हैं, या ट्रोमेटिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना, ट्रोमेटिक एसिड भी होते हैं जो कि डैमेज सेल्स, अगर किसी पौधे का कोई भी भाग टूट गया, या फिर हम लोग ही चलते रास्ते में अगर कोई पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो उसका हम लोग के पैर से, हाथ से, किसी भी तरीके से माध्यम से वो टूट जाता है, तो टूटा हुआ पार्ट को ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग ट्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोमेटिन। फिर एब्सिसिक एसिड जो है प्रिवेंटिंग इन सेल डिवीजन ग्रोथ एक्सेट्रा, मतलब जो पेड़ का बढ़ा ग्रोथ होना या फिर सेल डिवीजन होते हैं, पेड़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ या दूसरे फल फूल के निर्माण का जो होता है सेल डिवीजन या उसके ग्रोथ का, इन सब को रोकने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। क्या करता है? एब्सिसिक एसिड इसके ग्रोथ को बढ़ने से रोकने का काम करता है। तो ये रोकने का काम करेगा, रेसिस्ट करने का काम करेगा। इथिलीन एक पॉइंट हमने लिखा, इसका फॉर्मूला था C2H4, ये अल्कीन ग्रुप का है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अल्कीन ग्रुप का C2H4 इथिलीन, लास्ट में इसके सफिक्स ENE लगा हुआ है तो उसी से पता चल रहा है इथिलीन। ठीक है ना, तो इथिलीन जो है C2H4 जिसका इस्तेमाल होता है रिपनिंग ऑफ
फ्रूट्स नेचुरली, मतलब नेचुरल माध्यम से, नेचुरल तरीके से जो फल का पकना होता है वो इथिलीन के माध्यम से होता है। मतलब कि कोई भी फल अगर पेड़ में पक रहा है तो उसका कारण यह है कि इथिलीन उसे सामान्य रूप से प्रोवाइड की जा रही है। मतलब ये नेचुरली जो है पेड़ में प्रोवाइड किया जाता है, पेड़ में खुद से उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से कोई भी फल जो है वो पकता है। दूसरा एसिटिलीन जो है ये आर्टिफिशियल मेथड से, जिसको हम लोग कार्बाइड के मेथड से या कार्बाइड लगा करके जो भी फल वाले लोग हैं उसको पकाते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो जैसे फल तो पेड़ में पक जाते हैं नो डाउट, लेकिन वो लोग पेड़ में पकने इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग उसको तोड़ लेते हैं, पकने के समय उसको तोड़ लेते हैं, हम लोग आप लोग सब लोग तोड़ते होंगे उस तरीके से। तो ये इथिलीन का इस्तेमाल जो पेड़ खुद करता है अपने फल को पकाने के लिए, उसके जगह पे वो लोग कच्चे फल को तोड़ लेते हैं जो बड़ा हो जाता है, और एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन का इस्तेमाल कर करके वो घर में ही या किसी अपने कारखाने में उसको आर्टिफिशियली मेथड से पकाते हैं फल को। तो इस फल को पकाने के प्रोसेस को केमिकल को एसिटिलीन कहते हैं, और खुद से पकने वाले जो केमिकल हो गया वो इथिलीन हो गया। इसमें कार्बाइड का इस्तेमाल क्या आता है, कार्बाइड का कैल्शियम कार्बाइड का CaC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर करके हम लोग एसिटिलीन का इस्तेमाल करके फल को पकाने का काम करते हैं। यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग कुछ फीचर्स अगले क्लास में देखेंगे। ये हमारा पूरा आज तक का फ्लावर, फ्रूट और फ्रूट के आगे का जो पॉइंट्स है, की फीचर्स है, वो सारा चीज यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, धन्यवाद।